पॉवर्टी कराई थी। सर अभी अभी हो तो मतलब ये पॉवर्टी आया से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, अब जो भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में, अब आ गया वो सर, आप अब देख स्टार्ट हुआ लेना। बिल्कुल मुझे अभी ऐसा कॉल लगता है कि आपको चेक कर सवाल लो मिल जाएंगे सब, ऐसा नहीं होगा कि सवाल मिलेंगे नहीं। सर। ये माइक चलो आवाज बुलंद है। सर, नहीं वो इसमें चली जाएगी ना यूट्यूब पे। यार ये चलेगा सब नहीं आप, ऐसे चलेगा। चलिए आज हम लोग बेरोजगारी देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। कितने लोग बेरोजगारी से परिचित हैं? चलिए। अच्छा, बेरोजगारी कहते किसे हैं? परिचित हैं तो बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के हिसाब से काम करने काम ना मिले या काम करने का मौका ना मिले, उसे हम लोग बेरोजगारी कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, क्षमता के हिसाब का मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति रिक्शा चला रहा है तो क्या वो बेरोजगार नहीं है? वो बेरोजगार है। ठीक है। चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि बेरोजगारी क्या है। अब बेरोजगारी को अगर देखें, दो तरीके की हो सकती है, जनरली दो तरीके की मिलती है। दुनिया भर में बेरोजगारी दो तरीके की मिलती है। एक बेरोजगारी है ऐच्छिक। ठीक है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, मान लीजिए मैं चाहता ही नहीं काम करना, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मैं आपको ये सब लिखवाऊंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवाऊंगा आपको, समझ लीजिए। मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मुझे काम करने का कोई मतलब नहीं है, मैं काम क्यों करूं? काम मेरे पास है, अपॉर्चुनिटी मेरे पास है करने की, जो मेरा स्तर है उसके स्तर के हिसाब से मुझे काम भी मिल रहा है, लेकिन मैं करना ही नहीं चाहता। ऐसी बेरोजगारी को ऐच्छिक कहेंगे, वॉलेंटरी कहेंगे। सामान्य तौर पर विकसित देशों में ऐसी बेरोजगारी देखने को मिलती है। विकसित देशों में, या सबसे ज्यादा ये देखने को मिलती है गल्फ कंट्रीज में, जहां पेट्रो डॉलर्स बहुत आता है। वहां सरकार सोशल सिक्योरिटी नेट में इतना दे देती है लोगों को कि उनको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं होती। लाखों डॉलर हर महीने, हर साल के हिसाब से लोगों के खाते में चले जाते हैं अपने आप, बिना कुछ करे, सोशल सिक्योरिटी के स्तर पे। तो उनको कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में काम के अवसर उपस्थित हों, लेकिन वो करना ही ना चाहे। दूसरी बेरोजगारी है अनैच्छिक। इसको इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनैच्छिक का मतलब है हमारे पास योग्यता है पर्याप्त, लेकिन काम करने, और इच्छा भी है काम करने की योग्यता के साथ साथ, लेकिन काम के अवसर नहीं है। तो हम चाहते हैं काम करना, लेकिन काम करने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति को इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है। दुनिया के ज्यादातर देशों में इसी तरीके की बेरोजगारी देखने को मिलती है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसे ही सामान्य तौर पर बेरोजगारी भी माना जाता है। अब इसके भी कई टाइप हैं, इस बेरोजगारी के भी कई टाइप हैं, उनको हम लोग अलग अलग देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। ठीक है। तो आप पहले बेरोजगारी लिख लीजिए, फिर दोनों प्रकार लिख लीजिए, फिर तीसरे में हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, इनवॉलेंटरी को। चलिए, पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए। बेरोजगारी से आशय, बेरोजगारी से आशय ऐसी अवस्था से है, बेरोजगारी से आशय ऐसी अवस्था से है जिसमें जिसमें कोई व्यक्ति जिसमें कोई व्यक्ति चाहते हुए भी जिसमें कोई व्यक्ति चाहते हुए भी उत्पादन कार्य में ना लगा हुआ हो, उत्पादन कार्य में ना लगा हुआ हो। द बेसिक मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज
the basic meaning of unemployment is in that particular situation is with that particular, with और जोड़िए, with that particular situation when a person wants to work, when a person wants to work but it could not get, but it could not able to get it, ऐसा लिखिए, but it could not able to get it. क्लियर है ये बात? नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए, अगले पॉइंट से। सामान्यतः बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, सामान्यतः बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। जनरली अनएम्प्लॉयमेंट, generally unemployment would be of two types, would be of two types। पहला ऐच्छिक बेरोजगारी, voluntarily unemployment, voluntary, VOLUNTARY, voluntary unemployment। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति उत्पादन कार्य करना ही नहीं चाहता, कोई व्यक्ति उत्पादन कार्य करना ही नहीं चाहता। अंडर इट the situation is when a person didn't want to do work। ठीक है, अब देखो वर्क कैसा होना चाहिए, उत्पादनकारी होना चाहिए जिसमें किसी भी तरीके का प्रोडक्शन हो रहा हो। ठीक है, ये कहां मिलेगी? तो जनरली ऐसे देशों में, विकसित देशों में मिलती है, या फिर ऐसे देशों में जहां जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, जैसे गल्फ कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। कतर की अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा है, $2 लाख से भी ज्यादा है। वहां सरकार खूब पैसा देती है। तो लिख लीजिए इसमें, इस प्रकार की बेरोजगारी सामान्यतः अति उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में, अति उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में प्राप्त होती है। जनरली दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड in the countries with high per capita income, ठीक है। उदाहरण लिख लीजिए, कतर, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूएई, सऊदी अरेबिया, उस तरीके का लिख सकते हैं। हाँ जी, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि विकसित देश कहने के लिए और बाकी के जो मेजरमेंट है वो इनके पास है नहीं। जैसे विकसित बनने के लिए आपको शिक्षा का स्तर उच्च चाहिए, वो यहाँ बहुत ज्यादा नहीं मिलता। क्या करेंगे पढ़ के? उनको पैसा ही बहुत मिल जाता है, पढ़ के क्या करेंगे? जनरली एजुकेशन का लेवल वहां बहुत ज्यादा नहीं मिलता। दूसरे, स्वास्थ्य की सुविधाएं सब लोगों को नहीं मिलती। ऐसे देशों में जहां ऐसी स्थिति होती है वहां गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत फर्क देखने को मिलेगा आपको। गरीबी घोरतम गरीबी मिलेगी और अमीर बहुत अमीर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं है। जब सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं है तो फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा रिसोर्सेज का? आप बताइए मुझे। अगर किसी देश में लोकतंत्र नहीं है तो समान रूप से जो संसाधन है वो कैसे वितरित होंगे? तो राज्य जन कल्याणकारी नहीं होगा, पब्लिक सोशल वेलफेयर स्टेट होगा नहीं। सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं होगा तो जो स्तर है लोगों का, जो जीवन स्तर है, वो उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। केवल वेल्थ का जो एक्यूमुलेशन है वो कुछ लोगों के पास मिलेगा, जिनके वेल्थ का एक्यूमुलेशन या तो कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा मिलेगा और बहुत सारे लोगों के पास होगा ही नहीं। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, ये वैसे टॉपिक से हटके है लेकिन रिलेवेंट है।
अफगानिस्तान में 20 सालों में, पिछले 20 से 25 सालों में ये चौथी बार तख्ता पलट हो रहा है, वहां पर चौथी बार सरकारें बदल रही हैं। म्यांमार में भी हमें यही देखने को मिला कि कई बार सरकारों ने बदल गई, वहां पर स्थायी नहीं रह पाती। ईस्ट एशियन नेशंस में भी देखने को मिला, थाईलैंड में बदल गई थी। अफगानिस्तान में तो बहुत ज्यादा देखने को मिली है वोलेटाइल स्थिति, जबकि लोकतंत्र लेके आए वहां पर लोगों ने इतना खर्चा किया, अमेरिका, भारत, हम लोगों ने तो संसद भी बनाई, उनकी पार्लियामेंट अपनी बना रहे हैं, अब उनकी पहले बना दी थी, लेकिन फिर भी वहां असफलता मिली, लोकतंत्र वहां पे फेल हुआ। क्या कारण है? एजुकेशन, केवल एक एजुकेशन कारण नहीं। आतंकवाद तो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है वो। हाँ, वो बाई प्रोडक्ट, वो एक बाई प्रोडक्ट है, बेसिक कारण वो नहीं है, जड़ कुछ और है। रिलीजन भी नहीं है अगर, हाँ नहीं, वो सब नहीं। स्टेबल गवर्नमेंट तो ये भी एक बाई प्रोडक्ट है। स्टेबल गवर्नमेंट इसीलिए नहीं है, लोकतंत्र क्यों लेके आए हम, जिससे स्टेबिलिटी आ पाती, लेकिन वो फेल हो गया। ये भी कारण नहीं है। मैंने बताया था ये वहां मेरठ कॉलेज वाली क्लास में, एक बार बाहर चर्चा कर रहे थे जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था। देखो, एशियन सोसाइटीज में, एशियाई समाजों का ये एक बेसिक कमी है हमारे यहाँ पर। मार्क्स ने इसके लिए बहुत शानदार बात कही, हालांकि वो केवल एक ही बात है, इसका कारण उससे भी डीप है। देखो, एशियन समाजों में क्या देखने को मिलता है कि वर्ग विभेदीकरण बहुत है यहाँ पर। वर्ग विभेदीकरण क्या? सोसाइटी का क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा है, समाज बटे हुए बहुत ज्यादा हैं। किस आधार पर? जाति, वर्ग, नृजाति, धर्म, इन सब आधारों पर समाज बटे हुए हैं। और ये जो बंटवारा है, ये इतना ज्यादा गहरा है समाजों में कि एक हो ही नहीं पाते। बाई, एक मिनट, बाई बाई इनहेरिटेंस ये समस्या है कि वो एक नहीं हो पाते। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र में, लोकतंत्र का बेसिक मूल्य क्या है? लोकतंत्र का बेसिक मूल्य है सबको बराबर के अधिकार, इक्वालिटी इन सोसाइटी, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर। लेकिन इक्वालिटी तो हमारे मूल्य में ही नहीं है। हम तो जाति के आधार पर बटे हुए हैं, कुछ जातियां ऊपर की मान ली गई, कुछ नीचे की मान ली गई, कुछ वर्ग के आधार पर बट गए कि कुछ वर्ग उच्च होते हैं, कुछ वर्ग निम्न होते हैं। जब ऐसी स्थिति हो समाजों में, जहां इनहेरिटेंस के जो सोशल वैल्यूज हैं उनमें ही बहुत बंटवारा देखने को मिले, तो क्या लोकतंत्र सफल हो पाएगा? किसी भी व्यवस्था के सफल होने का बहुत सीधा सा एक कसौटी है कि लोग उसको अपनाएं, मन से अपनाएं। एशियाई समाजों में ऐसा मिलता ही नहीं है। भारत इसका बड़ा शानदार एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र एक सफल प्रयोग के रूप में हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो वो फ्रीडम स्ट्रगल था, उसने हमें वो वैल्यूज दी जिसने हमारे समाज में से जाति विभेद को कम किया। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा समाप्त हो गया है, लेकिन कम जरूर हो गया है, जिसकी वजह से लोकतंत्र सफल हुआ है। और याद रखना, जितना डेमोक्रेसी इंडिया में सफल होगी, उतना ही ये वर्ग विभेदन दूर भी होगा। इसीलिए भारत में सफल भी है लोकतंत्र। उन समाजों में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो समाज बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा। आप देख रहे हो वहां पर पंजशीर वैली में वो इकट्ठा हो गए हैं कुछ लोग तालिबान के अगेंस्ट में। तालिबान पश्तो एक जनजाति है, पश्तो जनजाति को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो ताजिक हैं, वो ताजिक जाति को, नृजाति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ? अफगानिस्तान में ही नृजातियों के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर बहुत बंटवारा है। ये पश्तो है, ये ताजिक है, ये उज्बेक है, ये हजारा है, ये दूसरा एक तुर्कमेन है, एक तुर्कमेन और वहां पर जनजाति है, नृजाति है। और उन लोगों में इतना बंटवारा है कि वो इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, इसका कारण ये रहा कि वहां लोकतंत्र ना तो सफल हुआ है और आने वाले समय में भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाजों में जहां इतना बंटवारा देखने को मिले, वहां नहीं हो पाता। गल्फ मोनार्कीज में भी यही बात देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर राजतंत्र है। ऐसे समाजों में सबसे बढ़िया
राजतंत्र ही सफल होगा, तो देख लेना ये तालिबान ही सफल हो पाएंगे लास्ट में, क्योंकि ये रूल बाय स्टिक करेंगे, और ऐसी सोसाइटी रूल बाय स्टिक ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है पॉलिटिकल गवर्न होने का। ऐसे में कभी लिखने के लिए आए तो यहीं से शुरुआत करना, मजा आ जाएगा। यही तो इनहेरिट वैल्यू है। उनकी अपनी समस्या है, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, वो इंटरनेशनल वैल्यू, इंटरनेशनल में चले जाएंगे। मैं आपको क्लास के बाद इसके बारे में बता दूंगा कि बाकी क्या हो रहा है वहां पर। वो इंटरनेशनल रिलेशंस का मुद्दा हो गया। ठीक है, मैंने आपको सोसाइटी का बताया। अब अब मान लीजिए कोई सोसाइटी बहुत ज्यादा बटी हुई है, तो ऐसी सोसाइटी में जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगी वो भी बहुत ज्यादा बटी हुई होगी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ लोगों के पास सबसे ज्यादा होंगे, कुछ लोगों के पास होंगे नहीं। हम लोगों ने भारत में भी देखा, जब भारत आजाद हुआ तो जो समाज का ऊपरी वर्ग था उसके पास 80% उत्पादन के संसाधन थे, जबकि समाज का जो निम्न वर्ग था उसके पास केवल 20% थे। बाद में लोकतांत्रिक तरीके से उनका बंटवारा किया गया, जैसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लेके आए थे ना, भूमि सुधार किए गए, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लोगों में इक्वली डिवाइड की गई प्रॉपर्टी या भूमि को डिवाइड किया गया, सीलिंग लेके आए, हदबंदी, जोत एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि इतना ही रख सकता है। तो जनरली हम लोगों ने रिफॉर्म्स किए, अपने समाज को बदल लिया, वो लोग नहीं कर पाए, फेल रहे। चलिए, इसलिए वहां नहीं उनको हम लोग डेवलप्ड कहते। चलो अब नेक्स्ट लिखना, अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, देखो इसमें वही है कि कोई चाहता है काम करना, चालू कीमतों पर भी चाहता है, भाई ठीक है 100 रुपए मिल रहे हैं, मैं 100 रुपए में भी काम करने के लिए तैयार हूं, कम से कम 100 रुपए अगर मजदूरी है मैं उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ना मिले। तो इसमें चालू कीमत स्तर या चालू दर, चालू मजदूरी दर एक सही वर्ड है, उसको इंक्लूड करेंगे। तो लिख लीजिए, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत बेरोजगारी की वह स्थिति, इसके अंतर्गत बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें प्रचलित दरों पर भी, जिसमें प्रचलित दरों पर भी कार्य ना प्राप्त हो सके, प्रचलित दरों पर भी कार्य प्राप्त ना हो सके, अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाता है, अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाता है। इट इज दैट सिचुएशन, it is that situation in which there is no work, when there is no work on prevailed, on prevailed wages। ठीक है, इस प्रकार की बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी विकासशील देशों में प्राप्त होती है। ये पूछा गया है एग्जाम में, इस प्रकार की बेरोजगारी विकासशील देशों में प्राप्त होती है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज, फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, देखो इसे खुली बेरोजगारी भी कहते हैं, ओपन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। पहचाना जा सकता है नहीं, बताइए, अनैच्छिक को पहचानना मुश्किल है। भाई ये किससे पूछे तुम काम करना चाहते हो नहीं करना चाहते, किसको कितना मिल रहा है, कौन चाहता है नहीं चाहता, ये पता नहीं चलता। लेकिन ऐच्छिक बेरोजगारी में, अनैच्छिक बेरोजगारी में ऐसा सीधे तौर पर पता चल जाता है, रोजगार दफ्तरों में लाइन लगी मिलती है, आप देख ही सकते हो, इसीलिए इसे खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमारा पढ़ने का उद्देश्य अब इसे ही होगा। इसके पार्ट्स देख लेते हैं कितने होते हैं, कितने प्रकार की देखने को मिलती है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, सब देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, अनैच्छिक बेरोजगारी को, अनैच्छिक बेरोजगारी को निम्नलिखित भागों में, निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है।
अनैच्छिक बेरोजगारी को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले लिखना संरचनात्मक बेरोजगारी। यहां से एक सवाल जरूर मिलेगा पीटी में, याद रखना। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो ये होती क्या है, इसको समझ लो। देखो, विकास की प्रक्रिया धीमे धीमे चलती है या एकदम से हो जाता है? स्लोली। जब विकास की प्रक्रिया चलेगी उस समय अर्थव्यवस्था में, उत्पादन में कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, कुछ चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए किसी देश का औद्योगिकरण अगर हो रहा होगा तो सबसे पहले तो ये होगा कि रोजगार का स्तर बढ़ जाएगा, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उद्योग लगेंगे तो रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वही औद्योगिकरण क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव हो जाए, जैसे आजकल रोबोट उत्पादन कर रहे हैं गाड़ियां बनाने में, आजकल रोबोट्स को या मशीन को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? हाँ या ना बताइए। अगर प्रौद्योगिकी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दे कोई भी देश या कोई भी अर्थव्यवस्था, तो शुरुआती स्तर पर उसमें एक टेम्पररी होती है, ये परमानेंट फेज नहीं होती, टेम्पररी लेवल पर हमें बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके बाद फिर वो घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रोबोट को भी तो कोई बनाएगा, तो फिर बनाने वाले चाहिए। वो एक औद्योगिक क्षेत्र खुल गया, वो एक और उद्योग बन गया, तो रोबोट बनाने लगेंगे लोग, तो फिर बाद में वो कम हो जाती है। इसका मतलब हुआ जिस तरीके से किसी देश की अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से आने वाली जो बेरोजगारी है उसको हम लोग संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और वो स्ट्रक्चरल क्या होता है कि जब कोई अर्थव्यवस्था अधिक प्रौद्योगिक इंटेंसिव बन जाए, ठीक है, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल उसमें ज्यादा होने लगे, तो यही बात इसमें लिखनी है। इसके अंतर्गत इस प्रकार की बेरोजगारी आती है, इस प्रकार की बेरोजगारी आती है जब, जो कि ऐसा लिखे, जो कि अर्थव्यवस्था के या अर्थव्यवस्था में, जो कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, in this type of unemployment, that type of unemployment, that type of unemployment has been considered, which came due to structural changes, which came due to structural changes in an economy। अर्थात अत्यधिक प्रौद्योगिकी निवेश भी, अर्थात अत्यधिक प्रौद्योगिकी निवेश भी अल्पकालिक स्तर पर बेरोजगारी को लेकर आता है, अल्पकालिक स्तर पर बेरोजगारी को लेकर आता है। इन दिस सिचुएशन the high technological investment brought short term unemployment। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पूरी संरचना बदल रही है अर्थव्यवस्था की, औद्योगिक इंटेंसिव हो रही है, ये प्रौद्योगिकी इंटेंसिव हो रही है, तो चेंज आ रहे हैं, तो बेरोजगारी है। तो लेकिन इसकी खास बात यह है, अल्पकालिक होती है, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म नहीं होती, कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है।
भारत में इसी प्रकार की बेरोजगारी इस समय देखने को मिलती है, इस प्रकार की भी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे ड्राइवरलेस ट्रेन का सुना है आपने, ड्राइवरलेस कार भी चल रही आ गई हैं। तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, उसका यूज बढ़ेगा, तो बेरोजगारी कुछ समय के लिए जरूर बढ़ेगी। तो आप लिख लीजिए, इस प्रकार की बेरोजगारी भारत में, इस प्रकार की बेरोजगारी भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो केवल इसी प्रकार की नहीं मिलती, लेकिन इस प्रकार की भी मिलती है। दोनों में मतलब समझना। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। हाँ, अब पूछो। हम्म। नहीं, देखो होगा क्या, मान लीजिए कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें रोबोट ज्यादा तेजी से और ज्यादा सक्षम तरीके से कर सकता है, या ज्यादा क्षमता से कर सकता है। जहां पहले 10 लोग काम कर रहे थे, वहां अब एक रोबोट काम कर सकता है। तो कंपनी क्या करेगी, 10 लोगों को क्यों तनख्वाह देगी वो, है ना। वो एक रोबोट खरीद ले, या एक रोबोट को बनवा ले, जैसे भी ले। उसके बाद क्या होगा, एक लंबे समय तक उनका उत्पादन बढ़ता चला जाएगा। तो 10 लोगों का तो काम चला गया ना। तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा, माइग्रेशन हो जाएगा, रोबोट भी तो कोई बनाएगा, वहां लोगों की जरूरत पड़ेगी। बाद में जो लोग यहां से 10 खाली हुए, वो वहां से कम 5 लग जाएंगे, जाके काम करना शुरू कर देंगे जो रोबोट बना रही होंगी इंडस्ट्रीज उनमें। तो माइग्रेशन देखने को मिलता है ऐसे में। कैसे माइग्रेशन हो जाता है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हो जाता है। जब अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी ज्यादा यूज होने लगती है, एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में लोग चले जाके काम करना शुरू कर देंगे। क्वालिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन, आप बताइए अगर आपको नौकरी चाहिए तो क्वालिफिकेशन लोगे नहीं लोगे, आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखना, अल्प रोजगार। अगला प्रकार है ये अल्प रोजगार, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसे, अंडर एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार। ठीक है, देखो इसमें वो सिचुएशन आएगी, अल्प रोजगार जैसे आप मतलब ही समझ पा रहे होंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट, या तो किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल रहा, या दूसरे काम मिल रहा है तो परमानेंट नहीं मिल रहा, कुछ समय के लिए मिल रहा है। ऐसी बेरोजगारी अंडर एम्प्लॉयमेंट में आती है। आपने देखा होगा भारत में कि शायद कहीं पर ग्रुप डी में, रेलवे के ग्रुप डी में फॉर्म आए थे, 1 लाख जगहें थी, उसमें लोगों ने जो पीएचडी थे, उन्होंने गैंगमैन के लिए फॉर्म फिल किया हुआ था। गैंगमैन की जो नौकरी होती है उसके लिए उन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। गैंगमैन माने वो साफ सफाई करते रहते हैं। क्या मुझे ये बताइए कि पीएचडी वाला जो व्यक्ति है, वो झाड़ू लगाने के लिए उसने पीएचडी की थी। यहां क्या माना जाएगा, यहां ये माना जाएगा कि उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं है, काम नहीं है, जहां है वो वहां करने के लिए तैयार है, तो इसको क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्लियर है। या मान लीजिए किसी व्यक्ति को काम मिल भी रहा है, तो वो पूरे समय के नहीं मिल रहा, कुछ समय के लिए मिल रहा है, साल में 100 दिन का मिल गया मान लीजिए, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट ही कहा जाएगा। तो लिख लीजिए, इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिनको जिनको या तो क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता, जिनको या तो क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता, अथवा अथवा अल्पकालिक ही मिल पाता है, अथवा अल्पकालिक ही मिल पाता है। इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, in this type of unemployment, those persons came which not get the work according to their qualification, or they got
or they got for a little time frame, for a little time frame, clear है? और दे गॉट फॉर ए लिटिल टाइम फ्रेम, कुछ समय के लिए मिल गया, साल में 100 दिन का मिल गया। हमारे यहां मैं आपको लिखवाऊंगा ये बात, एक परिभाषा है जो सरकार मानती है, वो ये कहती है कोई व्यक्ति अगर साल में 183 दिन से कम उसे काम मिल रहा है तो वो बेरोजगार है। 183 डेज का हमारे यहां पर एक क्लासिफिकेशन या क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। 183 क्यों किया गया? 183 का मतलब होता है जनरली 6 महीने, है ना, क्योंकि तीन दिन और हो गए फालतू। तो अगर कोई व्यक्ति 6 महीने काम पा रहा है, 6 महीने वो नहीं पा रहा, तो उसको हम मानेंगे कि वो बेरोजगार है भारतीय परिभाषा के अनुसार। इससे कम है मतलब, और इससे ज्यादा है तो मान लिया रोजगार उसको प्राप्त है, वो बेरोजगार नहीं माना जाएगा। चलिए खैर, ये मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। नेक्स्ट लिखना छिपी हुई बेरोजगारी, बहुत बार आया है छिपी हुई बेरोजगारी। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड, DISGUISED, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। देखो छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? मान लीजिए किसी खेत में 4 आदमी भी उतना उत्पादन कर सकते हैं काम करके साल भर जितना 10 कर रहे हैं उसमें, तो 6 लोगों को क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो कहेंगे, क्योंकि 6 लोग जानबूझकर उसमें काम में लगे हुए हैं, उनका कोई उत्पादन तो वो नहीं कर पा रहे, इसलिए वो जानबूझकर उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि और कुछ करने के लिए नहीं है। नेट जो प्रोडक्शन है वो तो 4 के बराबर ही हुई ना उनकी, तो ऐसी बेरोजगारी छिपी हुई कही जाती है। वैसे तो ऐसा लगेगा कि 10 के 10 काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन का जो स्तर है वो केवल 4 के बराबर है, तो यहां पर 6 को हम लोग बेरोजगार मानेंगे। सामान्यतः ऐसी बेरोजगारी खेती में ही देखने को मिलती है, कृषि में। भारत में कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ये सवाल कम से कम कुछ भी नहीं है तो 5-6 बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, तो आईएएस में भी आया है। पहले इस तरीके के सवाल आ जाते थे, आजकल तो नहीं आते, तो आप लिख लीजिए इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि के अंतर्गत देखने को मिलती है या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। क्या होती है ये और लिख लीजिए, भूल जाओगे। इसके अंतर्गत ऐसी अवस्था होती है, इसके अंतर्गत ऐसी अवस्था होती है जहां जरूरत से अधिक लोग विकल्पों के अभाव में कार्यशील रहते हैं, विकल्पों के अभाव में कार्यशील रहते हैं तथा उनकी अंतिम उत्पादकता शून्य होती है, In this type of unemployment, the situation came या situation became होगा, situation became in which the more person involved in a particular function in the absence of any other required work, ठीक है। in this situation the last productivity
द लास्ट प्रोडक्टिविटी वुड बी 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? 0 कैसे होगी? देखो काम तो था 4 का, कर रहे हैं 6, तो 6 की तो लास्ट प्रोडक्टिविटी 0 ही हो गई ना, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि 4 भी उसी को कर रहे थे, 6 भी उसी को कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? बेरोजगारी में उत्पादन को भी देखा जाता है, ये नहीं कि कोई आदमी काम ही कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा कि उसके कार्य से कितना उत्पादन हो रहा है, हो भी रहा है नहीं हो रहा। क्लियर है? चलिए, ये कृषि में मिलती है, ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट लिखना, अगली बेरोजगारी है शिक्षित। शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल होगा शायद, या एजुकेटेड लिख लीजिए, एजुकेटेड, एजुकेशनल नहीं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। सभी प्रिवेल्ड है, ये तो भारत में तो यही है, सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब यहां पर यही है कि जब किसी शिक्षित वर्ग को उसकी योग्यता के आधार पर कार्य ना मिल रहा हो, तब ऐसी बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें। इसके अंतर्गत इस प्रकार की बेरोजगारी आती है, इस प्रकार की बेरोजगारी आती है जब किसी शिक्षित व्यक्ति को, जब किसी शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार कार्य प्राप्त नहीं होता। इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, the educated person, the educated person could not get, could not get the employment, could not get the employment according to their skills। ठीक है, हमारे यहां आप इंजीनियर्स की आजकल हालत यही है, सबसे दयनीय अवस्था में है। ये 2000 के टाइम का अगर आप तो खैर मैं बताता हूं आपको, ये 2000 वाला जो पीरियड था ना, 2000 वाला, इसमें जो इंजीनियर्स होते थे वो यहां होते थे। इवन डॉक्टर से भी विवाह के बाजार में इंजीनियर की डिमांड डॉक्टर से ऊपर थी। हाँ, और डॉक्टर्स की डिमांड नीचे आती थी। ये स्तर होता था इंजीनियर, अगर कोई बता देना इंजीनियर है तो पैर छूने का मन करता था, वाह क्या इंजीनियर है। लेकिन आज हालत ये है कि सबसे ज्यादा इंजीनियरों की हालत खराब है। अगर कोई ये बता दे कि जी इंजीनियर है तो शायद कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा कि ओ इंजीनियर साहब। तो हालात ये हैं आज। चलिए खैर, ये इंजीनियर्स के सामने शिक्षित प्रकार की बेरोजगारी ही है, क्योंकि उन्हें उनके स्किल के अकॉर्डिंग ही काम नहीं मिल रहा। जिस फील्ड का जो इंजीनियर है वो उस फील्ड में काम मिल ही नहीं रहा उसको, जो मिलता है वो कर लेता है, क्योंकि एक लेवल के बाद तो ये होता है ना भाई, जो मिल जाए वो ठीक है। तो वो वैसी ही स्थिति में आजकल लोग हैं। चलिए, हाँ अल्प रोजगार जैसी ही है, इनमें बहुत माइन्यूट सा आपको केवल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, इसमें केवल ये है कि इसमें शिक्षित लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलता काम, कुछ और कर लेते हैं। हाँ, उसमें भी ये है कि उनकी योग्यता के अनुसार नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो कम मिल रहा है, उसमें एक दूसरी कंडीशन भी है, कम समय के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसमें कम समय के लिए मिलने वाली बात नहीं है, इसमें है कि मिलेगा ही नहीं, योग्यता के हिसाब से नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट लिखना, अगली बेरोजगारी है, इसे कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक, फ्रिक्शन होता है ना, घर्षण, उसी से बनेगा ये घर्षणात्मक बेरोजगारी। देखो मैं लिख नहीं पाऊंगा, घर्षण लिख लोगे? हाँ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ये क्या है, बाजार में जनरली है फ्रिक्शनल, अंग्रेजी में फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होगा। देखो बाजार में मांग और सप्लाई, मांग और आपूर्ति दोनों घटते बढ़ते रहते हैं, हमेशा एक जैसे तो नहीं चलते।
जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें मांग बहुत बढ़ जाती है, जैसे शादियों का सीजन या हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन, उसमें डिमांड बढ़ जाती है वस्तुओं की या सेवाओं की। तो उस समय क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलता है नहीं ज्यादा। इसी को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब मांग और आपूर्ति की फ्लक्चुएशन की वजह से बेरोजगारी उत्पन्न हो, तब ऐसी स्थिति को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। बाजार की मांग एवं आपूर्ति, बाजार की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के चलते उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है? ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, the generated unemployment is called, the generated unemployment is called frictional unemployment, frictional unemployment। क्लियर है? देखो बाजार शक्तियां होती हैं, जब जहां भी आपको लिखा मिल जाए ना बाजार की शक्तियां, तो डिमांड और सप्लाई को देख लेना। मैं आगे आपको समझाऊंगा, बैंकिंग वगैरह जब फाइनेंस करेंगे तब मांग और सप्लाई आपूर्ति दोनों में आपको क्लियरली बता दूंगा। नेक्स्ट लिखना मौसमी बेरोजगारी। अगली बेरोजगारी है मौसमी, सीजनल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है? देखो ये भी कृषि में देखने को मिलती है मेनली। हमारे यहां कृषि में 3 तरीके की फसलें होती हैं, वैसे तो 2 ही होती हैं, तीसरी गौण प्रकार की है, लेकिन होती तो है ही, रबी और खरीफ। तो जब रबी की फसल बोई जाए या काटी जाए, यानी जब कोई भी फसल बोई जाए या काटी जाए, तब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, होगा नहीं होगा? और बाकी के बीच वाले समय में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, जनरेट नहीं हो पाता। जो वो मैच्योरिंग पीरियड होता है फसल का, उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं मिलता लोगों को। तो इस प्रकार के, इसी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं कि मौसम के अनुसार खरीफ के फसल के सीजन में, रबी के फसल के सीजन में रोजगार उपलब्ध होगा, और बाद में जब वो सीजन समाप्त हो जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो लिख लीजिए इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत एक विशेष मौसम में कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी है। एक विशेष मौसम में कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी है। अंडर इट द अनएम्प्लॉयमेंट considered in a particular season, in a particular season in agriculture, in a particular season in agriculture। ठीक है? देखो खेती में 7 से 8 महीने ही काम मिल पाता है लोगों को, बाकी समय काम नहीं होता। इसीलिए ये कहते हैं कि खेती में लगने वाले, इसीलिए तो प्रोडक्टिविटी कम है खेती की। समझ रहे हो आप ये बात? कृषि की अंतिम उत्पादकता इसीलिए कम होती है क्योंकि साल भर करने के लिए उसमें काम नहीं होता। प्रोडक्शन खेती में साल भर के लिए नहीं हो पाती, एक सीजन के तक ही सीमित रहती है, वो 7 से 8 महीने ही दे पाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसे, चक्रीय बेरोजगारी। देखो ये सारी याद रखना, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बना लेना इनके बारे में। जनरली वो क्या पूछेगा, एक सिचुएशन दे देगा, पूछेगा यहाँ कौन सी मिलेगी, ठीक है? या पूछ लेगा खेती में कौन कौन सी मिलती हैं, या पूछ लेगा भारत में इनमें से कौन कौन सी प्रिवेल की जाती हैं, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, विकसित देशों में पूछ लेगा, उस तरीके से सवाल आएगा। चलिए चक्रीय बेरोजगारी, ये चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः देखो होती डिमांड सप्लाई से ही है, डिमांड सप्लाई की सिचुएशन से ही मिलेगी, बनेगी, लेकिन ये पूंजीवादी देशों में मिलती है। जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होते हैं
वहां अर्थव्यवस्था में पूंजी का एक बहुत बड़ा योगदान है उसको बनाने में। मान लीजिए अब मांग और सप्लाई बिल्कुल उसी तरीके से चलेगी। जब डिमांड वहां आती है तो तेजी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और फिर जब डिमांड चली जाती है किसी वजह से, मान लीजिए अमेरिका में मंदी आ गई, अगर कोई पूंजीवादी देश है और वहां डिमांड और सप्लाई या मंदी की स्थिति मान लीजिए आ जाए किसी सिचुएशन में, तो वहां बहुत तेजी से बेरोजगारी की स्थिति बनेगी। कोई देश जितना भी पूंजीवादी होगा, वहां डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस उतनी ही ज्यादा पावरफुल होंगी। समझ रहे हो मेरी बात? चलो फिलहाल इसको लिखो, मैं फिर समझाता हूं इसको, थोड़ा टाइम भी कम है। परिभाषा लिख लो इसकी। इस प्रकार की बेरोजगारी मांग एवं आपूर्ति की शक्तियों के चलते, मांग एवं आपूर्ति की शक्तियों, मांग एवं आपूर्ति की शक्तियों के बीच में असंतुलन के चलते उत्पन्न होती है, असंतुलन के चलते उत्पन्न होती है, अर्थात मंदी की स्थिति में, अर्थात मंदी की स्थिति में। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट generate due to the imbalance in demand and supply, generate due to the imbalance in demand and supply, especially in the situation of depression, especially in the situation of depression। ठीक है, देखो कोई देश अगर पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट कोई इकोनॉमी है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की क्या पहचान है? पूंजी वहां पर या कैपिटल वहां पर पूरा डिसीजन मेकिंग को बना रहा होगा। और अब ऐसी अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, पूरी तरीके से डिपेंड होती हैं डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अगर वहां पर डिमांड आएगी, मांग बढ़ी, तो उद्योगों में रोजगार बढ़ जाएगा नहीं? उद्योग उत्पादन करना शुरू कर देंगे, नहीं कर देंगे तेजी से? उद्योग अगर उत्पादन करेंगे तो क्या होगा? रोजगार उत्पन्न होगा, नहीं होगा? लेकिन अगर ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में किसी भी वजह से मंदी आ गई तो बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि और कोई और जरिया नहीं होता काम करने का, या कोई और सेक्टर नहीं होता जिसमें वो ट्रांसफर कर दें या माइग्रेट कर जाएं जॉब। जैसे भारत में मंदी की स्थिति बहुत ज्यादा विकराल रूप नहीं लेगी। क्यों? यहां पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, अभी भी सोशल वेलफेयर स्टेट है, समाजवादी प्रकार की स्थितियां हैं। सरकार अभी भी बहुत सारे जो उद्योग हैं उनको चलाती है। दूसरे, कृषि की स्थिति अभी भी उसी तरीके की है, बहुत ज्यादा उद्योगों के ऊपर निर्भरता नहीं है। यहां उतना फर्क नहीं पड़ेगा मंदी का। लेकिन अमेरिका में एकदम से अगर मंदी आ गई तो वहां बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ेगी। इसीलिए पूंजीवादी देशों में मांग और आपूर्ति की शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, ज्यादा पावरफुल होती हैं समाजवादी देशों के बनिस्पत में। क्लियर है? इसीलिए इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो उत्पन्न तो होती है डिमांड और सप्लाई के मिसमैच से ही, लेकिन पूंजीवादी देशों में देखने को मिलती है जनरली, साफ तौर पर वहीं देखने को मिलेगी। तो लिख लीजिए, इस प्रकार की बेरोजगारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलती है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अमेरिका में 2008 में एक मंदी आई थी, सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं उसे। वहां पर क्राइसिस आया था 2008 में, वो इसी प्रकार की बेरोजगारी वहां जनरेट हुई फिर। और लास्ट लिख लीजिए अब इसमें, शहरी बेरोजगारी, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, शहरों में खुले प्रकार की बेरोजगारी मिलती है। खुले प्रकार की माने आसानी से देखा जा सकता है, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। गांवों में बेरोजगारी आपको खुली नहीं मिलेगी। गांवों में आपको पता ही नहीं चलेगा ये काम कर रहा है नहीं कर रहा,
क्योंकि जनरली कुछ ना कुछ लोगों के पास वहां होता ही है करने के लिए। वो बात अलग है उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो, खेत है 10 लोग काम करते हुए मिलेंगे उसमें, भले ही 2 लोगों की बराबर कर रहे हो, लेकिन 10 लोग मिलेंगे तो आप आसानी से देखते हुए नहीं पहचान सकते, आपको लगेगा यार काम तो कर रहा है ये। शहर में ऐसा नहीं है, शहर में या तो काम होगा नहीं या फिर होगा। तो दो तरीके की यहां बेरोजगारी जनरली देखने को मिलती है, शिक्षित बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी। ठीक है, तो लिख लीजिए। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत शिक्षित इसके अंतर्गत शिक्षित एवं खुली बेरोजगारी शामिल की जाती है। अंडर इट द एजुकेटेड एंड open unemployment is being considered। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया लगभग। केवल मुझे आपको मेजरमेंट लिखवाना है, सरकार कैसे मापती है, तो ये 5 मिनट का ही रोल है केवल, बाकी तो इसमें कुछ बचता नहीं। कोई बात समझ में आपके नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है जैसे पेंशन, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा कहते हैं इसे, पेंशन से समझिए। मान लीजिए सरकार किसी देश का नागरिक होने के चलते आपको जो सुविधाएं प्रदान करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि केवल आप उस देश के नागरिक हैं, उनको हम लोग सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत रखते हैं। पेंशन आ गया, वृद्धावस्था पेंशन आ गई, ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी हो गई है। जैसे किसानों के लिए अभी सरकार पैसा दे रही है, वो 2-2 हज़ार रुपए, वो एक सोशल सिक्योरिटी में आ गया। तो वो सारी आर्थिक सहायताएं जो सरकार किसी देश के नागरिकों को प्रदान करती है, उसे हम लोग सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, वो पैसे वाले देश हैं, वहां पर जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम उनकी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां देखने को ज्यादा मिलती है। दूसरे एक और रीजन भी है, वो लोग ये मानते हैं कि पॉलिटिकल रीजन भी है, उन लोगों का ये सोचना है कि वहां किसी तरीके का कोई आंदोलन ना हो जाए, तो लोगों को खुश रखते हैं पैसा देकर। लाखों रुपए इसीलिए वो खर्च करते हैं जिससे लोग नाराज ना हो जाए उनसे। मोनार्कीज है वहां पर, आपने को देखने को मिलेगा कि जब अरब स्प्रिंग हुई थी, अरब देशों में जब आंदोलन हुए या वहां पर बदलाव आने शुरू हुए, लोकतंत्र की बात होने लगी, लेकिन गल्फ कंट्रीज में ऐसा नहीं हुआ था। कहीं हुई थी गल्फ कंट्रीज में कोई आंदोलन हुआ हो? सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में कहीं हुआ? लेकिन कहां देखने को मिला? सीरिया में, लीबिया में, ट्यूनीशिया में, इजिप्ट में मिली थी ना क्रांति होती हुई। ये कैसे देश हैं जहां भी क्रांति हुई? अमीर हैं, गरीब हैं? और जहां नहीं हुई वो कैसे देश हैं? तो आया समझ में कैसे रोकी होगी उन्होंने? यही तरीका था उसको, गल्फ कंट्रीज का एक यही रहता है। कोई और क्वेरी किसी की? चलिए, हाँ जी। चलिए, कल हम लोग योजनाएं शुरू करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स में हमारी ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि मैं कुछ बेसिक जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार के, आपको वो करा दूंगा, बाकी मैं लिखवा दूंगा, आप उनको पढ़ लेना, और रिसोर्सेज से मिल जाएंगे। जो बात समझ में नहीं आती वो मैं देख लूंगा, मुझे बता दें।